अगर आपके पास ऐसे लोग आते हैं या ऐसे परिवार आते हैं जो कहते हैं उनके पास जनगणना वाले नहीं गए, तो आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं है यह मानने के लिए कि इसमें खामी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ केशव। नवभारत टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। दरअसल आज मैं आपके साथ, मेरे साथ जो है एनके चौधरी हैं, जो कि पटना यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रिंसिपल रहे हैं और राजनीतिक मामलों के जानकार भी रहे हैं। दरअसल बिहार में राजनीतिक चर्चा बड़ी तेज है और इस पर चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि आखिर जाति आधारित जनगणना और उसका कास्ट बेस्ड सर्वे, इसकी प्रामाणिकता क्या है। दर्शकों को हम समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है और जो पेश किया गया है जाति आधारित जनगणना की जो रिपोर्ट पेश की गई है उसका लब्बो लुभाव क्या है। क्योंकि सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी जातियां ऐसी हैं, उनके नेताओं का कहना है कि जो सर्वे हुआ है उसमें उनके आंकड़ों को गलत दिखाया गया है। कई ऐसे वर्ग समुदाय भी हैं जिनका कहना है कि उनकी जातियों को कमतर दिखाया गया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये सर्वे है या जनगणना। मेरे साथ एनके चौधरी जी हैं। सर, क्या है ये जो अभी हो रही है, जनगणना हो रही है, कास्ट बेस्ड सर्वे है, जनगणना और सर्वे में अंतर क्या है? जनगणना में किसी भी पॉपुलेशन का हर यूनिट शामिल होता है, या यूं कहें तो हम पूरे समूह की सभी इकाइयों को उसमें शामिल करते हैं। सर्वे में यह आवश्यक नहीं होता है कि किसी भी पॉपुलेशन के कि हर यूनिट को टच किया जाए या शामिल किया जाए। मूल तत्व जनगणना का यही है। जनगणना का अर्थ पॉपुलेशन का हर यूनिट, जिसका मतलब है हर व्यक्ति से मुलाकात जरूरी हो। हाँ, हर व्यक्ति के बारे में जानकारी लेनी है। स्वाभाविक है कि भारतीय समाज में व्यक्ति परिवार में रहता है, इसीलिए हाउस होल्ड का कॉन्सेप्ट हुआ है। लेकिन ऐसा भी तो संभव है एक व्यक्ति अलग से रहता हो, तो जनगणना में हमें हर व्यक्ति के बारे में जानकारी संग्रहित करना होता है। सर्वे में यह आवश्यक नहीं होता। बिहार में जो इस वक्त सर्वे की बात की जा रही है, उसका मूल तत्व, जो घोषित मूल तत्व है, जनगणना का है। सरकार कह रही है कि उसने किसी भी परिवार को और किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं है। बिहार के हर परिवार और हर व्यक्ति से संबंधित सूचना संग्रहित किया गया। स्वाभाविक रूप है, मूल रूप में ये जनगणना है। लेकिन सर्वे वर्ड मेरी राय में इसलिए यूज किया गया क्योंकि इसको किस कानूनी रूप से चुनौती दी गई। भारतीय संविधान के अनुसार जनगणना, सेंसस, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस आयोजित करते हैं, हर 10 साल पर करना है। पिछले 2021 में नहीं हो पाया कोरोना के कारण, ये अलग बात है। और इसका अधिकार और दायित्व केंद्र सरकार पर है। स्वाभाविक रूप से इसको कानूनी चुनौती दी गई। बिल्कुल। राज्य इसको, उससे बचने के लिए कानूनी चाल के तहत सरकार ने कहा कि हम सेंसस नहीं कर रहे हैं, जनगणना नहीं कर रहे, सर्वे कर रहे हैं। सर्वे शब्द का प्रयोग सिर्फ कानूनी अड़चन को ओवरकम करने के लिए तो क्या इन आंकड़ों पर सर कितना विश्वास किया जाए? ये राजनीतिक पार्टियां हों, चाहे कुछ समाज तबके के लोग ऐसे हैं जो कि सवाल उठा रहे हैं, उनका कहना है कि हमारे पास तो लोग ही नहीं आए। तो दो तरह से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। एक निष्कर्ष है आप सैद्धांतिक आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, और दूसरा तरीका है जो जनगणना का तरीका भी है कि हम डायरेक्ट उनसे पूछते हैं
जो इसमें इन्वॉल्व है। अगर आपके पास ऐसे लोग आते हैं या ऐसे परिवार आते हैं जो कहते हैं उनके पास जनगणना वाले नहीं गए, तो आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं है यह मानने के लिए कि इसमें खामी है, और यह संभव है, यह संभव है, यह संभव है। ये कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती है। आपने देखा, और चूंकि आपने पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिया, पहले तो माननीय मुख्यमंत्री के साथ थे, उनकी पार्टी में थे, आज बाहर है एनडीए से। चिराग पासवान ने भी सवाल पासवान जी ने, उपेंद्र कुशवाहा जी ने, पासवान जी, आई एम सॉरी, उन्होंने कहा कि मेरा सर्वे नहीं हुआ। और कल मैंने मीडिया में देखा कि जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी ने कहा, और यह कहा उन्होंने कि आपके हाउस होल्ड की संख्या ये है, आपका नाम ये है, आप के परिवार में 5 सदस्य हैं, और सारी जानकारी दे रहे थे। यह दूसरी बात है कि सरकार ने बार बार कहा है कि व्यक्तिगत जानकारी को हम उजागर नहीं करेंगे। तो शायद ऐसा जेडीयू की तरफ से डिटेल्स बताना सही नहीं था, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदी को जवाब देने के ख्याल से उन्होंने कहा कि आपके हाउस होल्ड का, परिवार की जो जनगणना में संख्या दी जाती है ना, पहले नंबर किया जाता है, हमारे घर में भी आप आएंगे तो आप देखेंगे कि नंबर दिया हुआ है, आपका हाउस होल्ड ये है, इस घर के मुखिया ये है, इस परिवार में 5 सदस्य हैं, तो आप कैसे कहते हैं। लेकिन ये दावा और उसका खिलाफ के सत्यता की जानकारी का कोई रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है कि जो जिनके बारे में आप सूचना दे रहे हैं, अगर वह व्यक्ति या वह परिवार कहता है कि हमसे जानकारी नहीं ली गई, हमारे पास लोग नहीं पहुंचे, तो उन पर विश्वास करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, एक्सेप्ट कि आपने उस होल प्रोसेस को वीडियोग्राफ किया होगा और वो वीडियोग्राफी सही हो। तो कई तरह के लोग कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं। कल मुझे भी एक शोध संस्थान में जाने का अवसर मिला, तो वहाँ के जो अधिकारी थे, किसी दूसरे संदर्भ में मैं गया था, वो कह रहे थे कि नहीं, जानकारी नहीं ली गई है। मीडिया में काफी सारे लोगों ने इस बात की शिकायत की कि उनसे जानकारी नहीं ली गई है। सबसे बड़ी भूल तो यही हुई कि आप घर बैठे आंकड़ों को अगर इकट्ठा करते हैं, जो संभव है, और आज जब नैतिकता का स्तर गिर गया है, हर स्तर में गिरा, हर समाज, हर वर्ग में गिरा है, तो इसको रूल आउट तो आप नहीं कर सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो मूल तत्व है सर्वे या जनगणना का, और इस सर्वे का भले टर्म सर्वे यूज हो रहा है, उसका स्वरूप तो जनगणना वाला है, लेकिन और दावा भी है कि हमने सबका किया है, तब इस तरह का क्लेम आ रहा है, तो इससे इसकी विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न खड़ा होता है। बिल्कुल सर, एक सवाल ये भी है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार इस बात को कहते रहे सर्वे से पहले, जनगणना से पहले, कि ये जाति आधारित जनगणना के साथ आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक जो भी उनकी दशा है उसका भी सर्वे कराया जाएगा। तमाम जातियों, बिरादरों, उपजातियों, धर्म, संप्रदायों की जानकारी ली जाएगी और इसका डेटा एक जो है एक कंक्रीट डेटा हमारे पास हो सकेगा, जिससे विकास में मदद मिलेगी। लेकिन सवाल यहीं पर उठते हैं कि 538 करोड़ रुपए खर्च कर इतना बड़ा डेटा इकट्ठा किया गया, वो भी 3 से 4 महीने के दरमियान, जिसमें कि काफी दिनों तक कोर्ट की तरफ से स्टे भी था। आखिर ये पॉसिबल कैसे हो पाया, ये तो सवाल उठना लाजिमी। देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा कि जनगणना का मूल तत्व है हर यूनिट का अध्ययन, हर यूनिट से किसी समूह के हर इकाई से संबंधित आंकड़ा। हम क्या आंकड़ा उपलब्ध करना चाहते हैं, ये गणना करने वाले पर निर्भर करता है, और ये समय समय पर इसमें बदलाव हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि 1931 तक कास्ट से संबंधित आंकड़े थे, और 31 के बाद बंद हो गया, 51 में बंद हो गया, 41 सेंसस नहीं हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो अंग्रेज चले गए। तो जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार ने तय किया कि जाति के संबंध में जानकारी हम
नहीं संग्रह करेंगे। 51, 61 तो उन्हीं के वक्त में हुआ, 64 में उनका डेथ हुआ है। 71 मिसेस गांधी उनकी पुत्री, और ये दोनों समाजवादी विचारधारा के माने जाते हैं, प्रोग्रेसिव है। तो 51, 61 नेहरू जी, 71 मिसेस गांधी, और 81 भी मिसेस गांधी, श्रीमती गांधी के वक्त में हुआ। 91 कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, 91 सेंसस में भी नहीं हुआ। 2001 में भी नहीं हुआ, और उस वक्त जहां तक मेरी जानकारी है बीजेपी एनडीए की सरकार थी। और अब जो ये 11 में आप जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार थी, और अभी तो हुआ ही नहीं। तो ये हम पर निर्भर करता है कि हम क्या आंकड़ा लेते हैं। तो पहले भी जब सेंसस होता था तो उसमें केवल गिनती नहीं होती थी आदमी की या जात की, उससे संबंधित आर्थिक आंकड़े आते थे, सामाजिक आंकड़े आते थे, संक्षिप्त, जैसे लिटरेसी का फिगर आता, लेकिन अब लिटरेसी का फिगर आता है। लेकिन वर्तमान सरकार का घोषित उद्देश्य क्या है? घोषित उद्देश्य की बात करता हूं। घोषित उद्देश्य क्या है, मैं आप पूछेंगे तो बताऊंगा। घोषित उद्देश्य है कि वो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कर रहे हैं, सर्वे। मैं बिहार कह रहे हैं कि बिहार की सरकार, नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार है, वह जो ये आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण है, तो सामाजिक में तो जात को शामिल किया उन्होंने। कौन सी जात है, कितनी जातियां हैं, उनकी हर जात की संख्या कितनी है, उसके पुरुष ये, और उससे संबंधित शिक्षा के बारे में जानकारी, अन्य जानकारी, और आर्थिक स्थिति के बारे में। तो आर्थिक स्थिति को जानने के कई मापदंड होते हैं। क्या मानदंड इन्होंने लिया है मैं नहीं जानता, लेकिन इतना तो दावा है कि हम आर्थिक स्थिति से संबंधित आंकड़े भी जुटाएं। स्वाभाविक है कि आपको क्या जल्दी थी, और इसका उद्देश्य घोषित है कि हम इन आंकड़ों पर का उपयोग करेंगे जन कल्याणकारी नीतियों के निर्माण के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जन कल्याणकारी वेलफेयर स्कीम्स बनाएंगे, और कोई भी व्यक्ति इसको नकार नहीं सकता है कि जो लेटेस्ट डेटा है, जो अभी के आंकड़े हैं, वो आंकड़े पहले की तुलना में निश्चित रूप से ज्यादा सही स्थिति की जानकारी देंगे। आज से 2 दशक पहले क्या हुआ और आज में स्थिति में परिवर्तन आता है, तो इसको तो आप डिनाई नहीं कर, कोई यह भी डिनाई नहीं कर सकता है कि आप नीतियों के निर्धारण में यह सहायक होगा। मैं अर्थशास्त्र का छात्र हूं, लेकिन हमारे जैसे लोग पहले से कहते रहे कि 31 सेंसस में जो कास्ट सर्वे हुआ है, उसमें जो आंकड़े आए हैं कास्ट के या पॉपुलेशन के, तो हम सैंपल सर्वे के माध्यम से ग्रोथ रेट के बेसिस पर मोटे तौर से प्रोजेक्शन करेंगे। और मेरा दावा था, जो अब सही निकल रहा है, कि जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध है उसमें बड़ा बदलाव नहीं होगा। बिल्कुल, आज जो आंकड़े आए हैं सरकार ने जाति के बारे में, वही साबित करता है कि मेजर चेंजेस नहीं है। और मेरा कहना था कि आप जिन नीतियों को बना रहे हैं उसके लिए ये माइनर चेंजेस की जानकारी आवश्यक नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए भूमि सुधार बहुत आवश्यक है। दलितों के पास जमीन नहीं है, रहने के लिए जमीन नहीं है, अति पिछड़ों के पास भी जमीन का ये है। लेकिन नीतीश जी ने भूमि सुधार आयोग बनाया था डी बंदोपाध्याय का, उसको उसमें बहस तक नहीं की, लागू करने की बात छोड़ दीजिए। दलितों, अति पिछड़ों, गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं, और ये समाजवादी सरकार अपने को कहने वाली दावा करती रही है सबको शिक्षा एक समान, ये विचार था इनका। और जिसका मैं भी प्रशंसक हूं, दावा कॉमन स्कूल सिस्टम आयोग बना मुचकुंद दुबे के नेतृत्व में, उस पर डिस्कशन नहीं हुआ, रिपोर्ट रखी हुई है, पढ़ लीजिए, जिससे सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधरा। तो ये जो घोषित उद्देश्य है
मैं समझता हूं वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए है, बिल्कुल लोगों के आंख में दूर दौड़ने के लिए है। उनको मालूम था कि इन आंकड़ों में कहूं बहुत व्यापक परिवर्तन नहीं होगा। अगर जाति आधारित निर्णय लेने भी हैं कल्याणकार कल्याण के लिए, तो उसके लिए उनको प्रेस फिगर की जरूरत नहीं थी। इसका अघोषित उद्देश्य ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। वो राजनीतिक एजेंडा के रूप में कर रहे हैं और उनको ये हक है। और वह मंडल कमीशन पहला था और ये मंडल कमीशन का लाभ मिला रिजर्वेशन के रूप में, और उसके बाद जो लोगों को मोबिलाइज करने का जो लाभ मिला था वो कमजोर हो गया। नीतीश कुमार लालू जी की छवि गिरी है और लोग कुछ और चाहने लगे, तो इसको मंडल पॉलिटिक्स को रिवाइव किया जा रहा है। और बीजेपी की जो कमंडल पॉलिटिक्स है उसको डिफीट करने का एकमात्र रास्ता यही है, क्योंकि ये जानते हैं ऐसे लोग भी जो बीजेपी लेड एनडीए को समर्थन नहीं देते हैं, वो जानते हैं कि अगला चुनाव में एनडीए फिर जीत जाएगी। अब स्वाभाविक है, ऑपोजिशन को राइट भी है, मैं उसको गलत नहीं मानता हूं। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट करेंगे? विकास, आर्थिक विकास, उसके आंकड़े ऐसे आ रहे हैं जिन आंकड़ों के आधार पर दिखाया जा रहा, सारी दुनिया कर रही है कि विकास हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में कौन सा औजार यूज होगा, कौन सा औजार होगा? बिल्कुल। वो माइनॉरिटी की बात करेंगे तो माइनॉरिटी तो डेमोक्रेटिक डिविडेंड के लिए है नहीं। आप फिगर देख लीजिए, 80% माइनॉरिटी नहीं है। स्वाभाविक है, उसका प्रतिनिधित्व करने का दावा हिंदुत्ववादी पार्टी करती है। तो इसको कैसे कमजोर किया जाए, इनके पास कोई औजार नहीं है। डेवलपमेंट पर नहीं कर सकते, फॉरेन पॉलिसी पर नहीं कर सकते। G20 के सक्सेस के बाद तो और भी स्थिति बिगड़ गई। ऐसी स्थिति में अभी वो कमंडल पॉलिटिक्स और राम जन्मभूमि वाला जो विवाद सुलझ गया, अब मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा है, तो इनके सामने रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता था कि हम कास्ट पॉलिटिक्स, और मैं कह दूं ये बहुत पुरानी स्ट्रेटजी है। और दुख के साथ कहना पड़ता है कि इसमें माइनॉरिटीज, खास करके मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग भी प्राइवेट में इसी को स्वीकार करते हैं कि एकमात्र रास्ता है हिंदुत्ववादी ताकत को कमजोर करने का कि जात का सवाल उठाओ, क्योंकि जाति एक ऐसी दुखद स्थिति है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। हमने सदियों तक कुछ जातियों के साथ न्याय नहीं किया, उनको ह्यूमन डिग्निटी नहीं दी है। तो ये जो फॉल्ट लाइन है हिंदू सोसाइटी का, उसको यूज किया बिल्कुल पूरी तरीके से पहले धार्मिक कारणों से उसको यूज किया गया। यहाँ बड़े पैमाने पर जो कन्वर्सन हुआ, इवन बुद्धिज्म की बात कर लीजिए, जैनिज्म का जो विकास हुआ, आगे चल करके क्रिश्चियनिटी का विकास हुआ, उसके बाद इस्लाम का विकास हुआ। हिंदू सोसाइटी का ये जो फॉल्ट लाइन है उसी को एक्सप्लॉइट किया। तो आज भी हिंदू सोसाइटी का ये फॉल्ट लाइन जैनियों ने यूज किया। जैन धर्म का ऐसे नहीं उदय हो गया, बुद्ध का ऐसे नहीं हो गया, इवन सिखिज्म ऐसे, खालसापन ऐसे नहीं हुआ, खालसा तो बहुत बाद में आया। क्रिश्चियनिटी ने कन्वर्सन के लिए इसको यूज किया। हमारे ये फॉल्ट लाइन है, ये दुखद है, और आज उसका राजनीतिक उपयोग हो रहा है, धार्मिक नहीं, राजनीतिक इस फॉल्ट लाइन को यूज करके राजनीतिक सत्ता ग्रहण। और मैं आपको बताऊं कि ये फ्यूडल आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, पहचान की राजनीति जात और धर्म आधारित होती है, और ये सामंतवाद की निशानी है। हमको इससे निकलने की कोशिश, बिल्कुल सर, अभी तक इसमें जो आर्थिक सर्वेक्षण था उसकी रिपोर्ट नहीं सामने रखी। स्वाभाविक है, क्योंकि उनका घोषित उद्देश्य है। अगर ये दावा जो था घोषित उद्देश्य गंभीर होते तो एक साथ होता। ये केवल जात का फिगर, क्योंकि आप जो करें मैं भी कर रहा हूं। वाई ओनली कास्ट फिगर्स? पूरा डिबेट शुरू हो गया। आपने कल कहा था कि कल जो सर्वदलीय मीटिंग होगी उसमें भी होगा, आपने पेश नहीं किया। और अगर पूरा रिपोर्ट शामिल नहीं था तो आपने क्यों इसको निकाला? इससे तो मेरा जो आरोप है वो सही निकलता है कि आप इसको राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं, एजेंडा के लिए कर रहे हैं। आपका घोषित उद्देश्य ज्यादा महत्वपूर्ण है बनस्पति घोषणा। घोषित उद्देश्य आपका फैकाड है, वो एक प्रपंच है, धोखा है। आपको आपका घोषित उद्देश्य सच है, ईमानदारी से उसको स्वीकार करना चाहिए और देश और समाज को भी उसको उसी रूप में लेना चाहिए। बिल्कुल। तो देखा आपने कि किस तरीके से
प्रोफेसर साहब ने हमें तमाम सारी चीज़ों की जानकारी दी और किस तरीके से जो नीतीश सरकार और जो महागठबंधन सरकार है उसका अघोषित जो एजेंडा क्या है उसके बारे में बताया। लेकिन साफ बात ये है, जो बातें निकल कर आई वो ये कि जो भी डेटा पेश किया गया है वो सर्वे के आधार पर पेश किया गया है, जिसे जनगणना का भी नाम दिया जा रहा है। अगर जातिगत आधारित जनगणना होती है, जनगणना की बात जहाँ तक की जाए, तो उसमें हर हाउस होल्ड का से बातचीत या उनसे संपर्क किया जाना ज़रूरी है। वहीं सर्वे में यह बात क्लियर हो चुकी है कि सर्वे में हर किसी के बारे में हर किसी से मिलना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ तमाम इन सारी डिस्कशन को फिलहाल अभी यहीं पर विराम देते हैं। नवभारत टाइम्स के तमाम दर्शक लगातार इसी तरह हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार।